इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट अपना भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का संवैधानिक विकास। इसको हम दो चरणों में पढ़ेंगे, दो फेज में। पहला है रूल अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर भारत था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चला करता था। ये कब से कब तक था? 1773 से 1857 तक। दूसरा है क्राउन रूल यानी ताज के अधीन शासन। ये था 1858 से 1947 तक, यानी भारत आजाद हुआ तब तक। 1773 से 1857 तक तो था ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल, और 1858 से 1947 है क्राउन रूल यानी ताज के अधीन शासन। इससे पहले कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। पहली है 1600 का चार्टर आया था, यानी सन 1600 का राजलेख। डेट वाज गिवन बाय एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट, यानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट ने मर्चेंट एडवेंचरर को दिया था ये चीज। इसके अंदर क्या था? भारत में 15 वर्षों तक व्यापारी के अधिकार, यानी भारत में जाओ आप और 15 साल तक वहां पर व्यापार का अधिकार मिलता आपको। ये इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद 1640 मद्रास सिटी बनी। इसके फाउंडर कौन थे? फ्रांसिस डे। फिर 1668 में बॉम्बे सिटी बनी। फिर 1698 से 1700 तक कलकत्ता सिटी बनी। ये 3 बंदरगाह थे मेनली। किसके थे? अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के ये 3 मेन बंदरगाह थे। मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, इनकी काउंसिल बनी थी, जिसमें एक गवर्नर था, एक डिप्टी गवर्नर था, 24 कोर्ट ऑफ मेंबर थे। इसके बाद आता है 1726 का चार्टर। एज पर दिस चार्टर द गवर्नर एंड हिज काउंसिल गोट द पावर टू मेक लॉज फॉर कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। यानी जो काउंसिल बनी थी उसको पावर मिल जाती है लॉज बनाने की, यानी कानून बनाने की। किसके लिए? कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के लिए। इसके बाद होता है 1757 का बैटल ऑफ प्लासी, यानी प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757। किस ये ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव आता है, और बंगाल का नवाब कौन होता है उस टाइम? सिराजुद्दौला। इसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो जाती है और सिराजुद्दौला हार जाता है। इसके बाद ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार हुआ। रॉबर्ट क्लाइव ये कौन है? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। मेन पॉइंट बन जाता है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। फिर होता है 1774 का बैटल ऑफ बक्सर, यानी बक्सर का युद्ध। इसमें शाह आलम फर्स्ट, सेकंड, मीर कासिम और सिराजुद्दौला ये तीनों मिलते हैं, और इनकी लड़ाई होती है एक्टर मुनरो से, जो कौन था? ब्रिटिश आर्मी का लीडर था। इसमें भी ब्रिटिश आर्मी का लीडर जीत जाता है, और मुगल बादशाह, बंगाल के नवाब और अवध का नवाब की हार हो जाती है। इस हार के बाद इनके बीच एक संधि होती है जिसका नाम दिया इलाहाबाद संधि, जो कब हुई? 1765 में। इसमें रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला और सालम द्वितीय थे। इस संधि के अधीन उड़ीसा, बिहार, बंगाल के रेवेन्यू का अधिकार कंपनी को मिल जाता है, यानी जो भी प्रॉफिट होगा, रेवेन्यू होगा, उसका पूरा अधिकार कंपनी को चला जाता है। फिर 1765 से 72 के बीच रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लाया, यानी इसको भारत की लूट बोला गया। क्वेश्चन बन सकता है भारत की लूट किस टाइम को कहा जाता है? तो यह आएगा 1765 से 1772 तक। किस वजह से? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया था। इसके बाद स्टार्ट होता है कंपनी रूल, यानी कंपनी के अधीन शासन, जो कब से कब तक चला? 1773 से 1857 तक।
सबसे पहले इस लूट को रोकने के लिए, यानी इस लूट पे को कंट्रोल करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इस टाइम पर ब्रिटेन के पीएम कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। इसने एक सीक्रेट कमेटी बनाई। इसी सीक्रेट कमेटी की सिफारिश से 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। यानी जो सीक्रेट कमेटी बनाई थी उसने सिफारिश की थी, उसी की सिफारिश से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, इसका पर्पस क्या था? टू कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नर ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में हस्तक्षेप किया, यानी इंटरफेयर किया। अभी तक ब्रिटिश गवर्नर का कोई भी इंटरफेयर कंपनी के अंदर नहीं था, लेकिन इस एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में इंटरफेयर किया, यानी हस्तक्षेप किया। द गवर्नर ऑफ बंगाल, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। पहले नाम था गवर्नर ऑफ बंगाल, इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। द लास्ट गवर्नर या फिर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद ये कुछ तथ्य हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं। एज पर दिस एक्ट, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उस एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कलकत्ता में। एक क्वेश्चन बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो 1773 में हुई। कहाँ? कलकत्ता में। इसमें 4 जज थे। एक चीफ जस्टिस था जिसका नाम था लॉर्ड एलिजर इम्पे। अभी को क्वेश्चन बन सकता है, फर्स्ट सीजीआई ऑफ इंडिया, माने आज़ादी से पहले भारत का सीजीआई कौन था? पहला सीजीआई कौन था? लॉर्ड एलिजा एम्पे। और 3 अनदर जज थे जिसका नाम है लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर, लॉर्ड लिमिस्टर। लाइसेंस के बिना व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया इस एक्ट के तहत। अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय पर उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय जो उपहार लेते थे, गिफ्ट लेते, उसको रिश्वत की तरह माना जाने लगा। जो एम्प्लॉय गिफ्ट लेगा उसे रिश्वत माना जाएगा। लाइसेंस के बिना फिर आता है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी संशोधनात्मक अधिनियम। इसके तहत 1773 के एक्ट में सुधार किए गए। इसके तहत द गवर्नमेंट ऑफ कलकत्ता गॉट द पावर टू मेक लॉज फॉर एंटायर बंगाल, बिहार और उड़ीसा। यानी जो कलकत्ता की गवर्नमेंट थी उसको पूरी पावर मिल गई बंगाल के लिए, बिहार के लिए और उड़ीसा के लिए कानून बनाने की। गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल गॉट फ्री फ्रॉम जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट। आगे आ जाता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया अधिनियम। ये आप कुछ पॉइंट ऐसे पढ़ सकते हैं। नंद कुमार को फांसी दे दी गई। का पिट्स इंडिया एक्ट, द ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम कंपनी वाज सेपरेटेड।
व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया। पहले एक साथ थे, इनको अलग अलग किया गया। ट्रेड के लिए कोड ऑफ डायरेक्टर बनाए गए और एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। कहाँ स्टैब्लिश हुई? इंग्लैंड में, जिसमें 6 मेंबर थे। आगे कुछ पॉइंट है जिसे पढ़ सकते हैं। इसके तहत एक कोर्ट वाज इस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता, इंग्लैंड। एक कोर्ट का इस्टेब्लिश्ड हुआ कहाँ पे? इंग्लैंड पे। फॉर केसेस ऑफ मेंबर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो मेंबर थे उनके केस के लिए। 1785 में वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगाया गया और इसे पद से हटा दिया गया। इतिहास का एकमात्र गवर्नर जनरल जिसे निलंबित किया गया, यानी पद से हटाया गया, कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स। और इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस को अगला गवर्नर जनरल बनाकर इंडिया भेजा गया। फिर आता है द एक्ट ऑफ 1786, यानी गवर्नर जनरल इस टाइम कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को अगला गवर्नर जनरल बनाकर इंडिया भेजा गया। वही 1786 में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल गॉट द पावर टू कैंसिल डिसीजन टेकन बाय हिज काउंसिल। इसकी काउंसिल कोई भी डिसीजन लेती है उसको कैंसिल करने की पावर किसको मिल गई? गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल बिकम द हेड ऑफ कमांडर ऑफ ब्रिटिश आर्मी। वही ब्रिटिश आर्मी का हेड कौन बन गया? गवर्नर जनरल हो गया। 21 अप्रैल 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विस और पुलिस सर्विस की स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल 1993 को सिविल सर्विस और पुलिस सर्विस की स्थापना की गई। इसके बाद आता है 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी एक्सटेंड कर दिया गया। कंपनी का एक जो अधिकार था व्यापार का, उसे 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेंबर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ था, इनके जो मेंबर थे इनकी सैलरीज इंडियन रेवेन्यू से ली गई। इस एक्ट के तहत लिखित कानून से प्रशासन की शुरुआत हुई। तो ये क्वेश्चन बन जाता है रिटन लॉ रूल कब आया? 1793 का चार्टर एक्ट के तहत आया। कानून की व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका को दिया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट को। इसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। एज पर दिस एक्ट ईसाई मिशनरीज को भारत में आगमन हुआ। भारतीय शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए आवंटित किए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का एक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, बस 2 छोड़ दी गई। 2 को छोड़कर बाकी सभी अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। 2 कौन से राइट थे? ट्रेड ऑफ टी और ट्रेड विद चाइना। जो ट्रेड ऑफ टी और ट्रेड विद चाइना ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। फिर इसके 20 साल बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। भारत में
ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो पहले चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार जो था वो सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी, लेकिन अब उसको समाप्त कर दिया गया। कंपनी के प्रशासन का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है 1833 चार्टर एक्ट। इसी एक्ट के तहत गवर्नर ऑफ बंगाल जो था उसी को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या फिर हम बात करते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन है? जिन्हें सती प्रथा रद्द किया था 1829 में, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक है। 1834 में विधि आयोग बनाया। इस विधि आयोग का गठन किया गया जिसमें 4 मेंबर थे और एक चेयरमैन था। इस चेयरमैन का नाम क्या था? लॉर्ड मैकाले। फर्स्ट विधि आयोग यानी इंडियन लॉ कमीशन। इस एक्ट के तहत स्लेवरी वाज डिक्लेयर्ड इलीगल इंडिया। दास प्रथा को इलीगल घोषित कर दिया गया। अंग्रेजों को भारत में पहली बार भूमि खरीदने का अधिकार दिया गया। तो क्वेश्चन बन सकता है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत अंग्रेजों को भारत में पहली बार भूमि खरीदने का अधिकार मिल गया। फिर इसके 20 साल बाद आता है 1853 का चार्टर एक्ट। एज पर दिस एक्ट कंपनी से प्रशासन एवं विधायिका को अलग किया गया। प्रशासन और विधायिका एक साथ थी, इनको सेपरेट किया गया यानी अलग किया गया। एक अखिल भारतीय विधान परिषद का गठन हुआ। ऑल इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को गठन किया गया जिसमें 12 मेंबर थे। इसका कार्य क्या था? टू मेक लॉज विद द परमिशन ऑफ गवर्नर जनरल। इसका कार्य था लॉज बनाना किसके साथ? किसकी परमिशन के साथ? गवर्नर जनरल की परमिशन के साथ। बंगाल में एक उप गवर्नर की नियुक्ति की गई। 1853 रिटन एग्जाम वाज स्टार्टेड फ्रॉम ICS इंडियन सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस इसमें रिटन एग्जाम स्टार्ट हुए कहाँ पे? लंदन में 1853 से 1922 तक। 1922 के बाद 1923 से इंडिया में शुरू हुए। इंडियन सिविल सर्विस किसके मेघालय समिति। बस यहीं तक था कंपनी का रूल। इसके बाद आ जाता है 1857 की क्रांति, यानी 1853 तक एक्ट थे वो किसके अधीन आए? कंपनी के। फिर 1857 में विद्रोह जाता है जो सबको पता है, इसकी सब सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसके बाद आ जाता है क्राउन रूल जो हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे।